जय हिंद। आज हमारी भारत में राष्ट्रवाद का उदय की अगली क्लास है। इसके बाद हम लोग की एक क्लास और बचेगी जिसमें हम लोग कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज सबसे बड़े टॉपिक्स में हमारी आखिरी क्लास है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए 6 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद बिल हड़ताल, और उसके बाद हमने बात करी असहयोग आंदोलन की, फिर हमने बात करी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और आज हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करें। उससे पहले पर डे का काम स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखने का काम आप लोग करिएगा। ठीक है ना, ये बात को याद रखिए। ऐसा ही आप पेपर में लिख के चले आएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं इस कहानी को समझाने की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, जिनको अभी जाना है वो जा सकते हैं क्योंकि मैंने लिख कर दे दिया भैया। अगर आप अपने समझ के याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप मेरी बातों को सुनना चाहते हैं तो दिल थाम के कुर्सी पर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ज़्यादा कुछ लिखना तो नहीं रहेगा, केवल ध्यान से कान लगाकर आपको सुनना रहेगा, और अंत में कुछ नहीं करना रहेगा, अपने मित्रों के साथ एक छोटा सा शेयर करना रहेगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कैसे हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का एक सबसे बड़ा कारण था क्रिप्स मिशन। तो क्यों ना पहले इसी के बारे में जान ले भैया। तो सवाल ये उठा कि भैया ये क्रिप्स मिशन की कहानी शुरू कैसे हुई, इनकी बात की चर्चा कैसे करी जाए। मतलब कैसे हुआ कि क्रिप्स मिशन बनाया गया और क्यों भारत आया, क्यों क्रिप्स को ही बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया। तो ये सब बातें थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि जब सितंबर 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, याद रखिएगा, सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, 1 सितंबर से शुरू हुआ था, 2 सितंबर तक चला था, याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 स्थानों पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त ही हो चुका था। अंततः 2 सितंबर को संधि के द्वारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, तो कहानी क्या हुई कि जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी का कुछ ना कुछ साथ दे रहे थे, परंतु जब जर्मनी ने आक्रमण कर दिया पोलैंड पर तो फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस प्रकार इस युद्ध में एक से ज्यादा देश शामिल होने लगे, और बाद में जापान ने अमेरिका का पर्ल हार्बर नामक एक बंदरगाह था, उस पर बम गिरा दिया, जिससे अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जापान ने रूस पर भी आक्रमण किया, तो उससे रूस भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अर्थात अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ये सबके सब एक साथ आ गए। इन्हीं को मित्र राष्ट्र कहा गया था। बाकी आपका जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग दूसरी साइड में थे, ये लोग आपके धुरी राष्ट्र थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिए। तो कहानी ये थी आपकी। तो जापान ने जब उधर आक्रमण शुरू किया तो वो धीरे धीरे भारत की सीमा के पास म्यांमार तक पहुंच गया, जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? वर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, तो जो जापान था वो जब बर्मा पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उसे अपने अधिकार में ले लिया, तब अंग्रेजों को लगने लगा, ब्रिटिशर्स को लगने लगा अब तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग भारत की सीमा पर पहुंच गए हैं, और जो है आपका जापान जो है अब कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो भारत पर आक्रमण करना उसका कोई उद्देश्य में शामिल नहीं था। बस बात यह थी कि चूंकि भारत पर शासन किसका हो रहा था? ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स उनके विरोध में लड़ रहे थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स को डर सताने लगा, मित्र राष्ट्रों को डर सताने लगा, अमेरिका को, चीन को, रूस को, इन लोगों को डर सताने लगा। क्या डर सताने लगा भैया? कि कहीं जापान भारत पर भी आक्रमण न कर दे, और भारतीय जो हैं हमारे विरोध में पहले से ही हैं, और उनका साथ न दे दें। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली, और उन लोगों ने कहा चलो भैया भारतीयों को फिर से एक लॉलीपॉप दिखाया जाए और इनको अपनी ओर मिलाकर इस युद्ध में शामिल करवाया जाए। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन भारतीय नेता तब तक समझदार हो चुके थे और उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से ज्यादा या कम कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। आप तत्काल
भारत की पूरी सत्ता हमारे हाथ में सौंप दीजिए, हम मर कर जी कर भारत की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने कहा। ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो मित्र राष्ट्रों के दबाव में आकर जापान की म्यांमार अर्थात वर्मा पर विजय के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन को भारत में भेजने का निर्णय लेती है और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक ऐसा ही एक मिशन कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसमें भी यही तीनों सदस्य थे, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे कल की क्लास में। क्रिप्स मिशन जो था 11 मार्च 1942 को गठित करा गया था और वह 23 मार्च 1942 को भारत में आया था और वह 23 मार्च 1942 को भारत में आया था, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो जरूर याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई थी, मार्च में ही हुई थी, मार्च में भारत आ भी गया था। ठीक है। तो भारत भेजने का कारण मैंने बता दिया कि जब उधर बर्मा पर म्यांमार की विजय हो गई तो इनको भय सताने लगा कि अब कहीं वो भारत पर भी आक्रमण करके उस पर आधिपत्य न कर लें, और उन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी पड़ने लगा कि आप युद्ध में भारतीयों का सहयोग लीजिए। लेकिन इन लोगों ने कहा भारत तो हमारे पास हमारा सहयोग करने को तैयार ही नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कुछ लॉलीपॉप दिखाइए ना उनको, जाइए भेजिए किसी को। तो उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बनाकर उनकी अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा। अब सवाल ये उठता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स को ही इस मिशन का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि जानते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के एक नेता थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। अर्थात जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन इसके पहले चलाए गए थे उसका वो बार बार समर्थन कर चुके थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इनको भेजते हैं तो भारत वाले इनकी बात मान लेंगे, क्योंकि वो इनके आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू से, गांधी जी से इनकी अच्छी मित्रता भी थी, याद रखिए। तो जैसे कहानी होती है ना कि आपका कोई मित्र है जो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, लेकिन उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो आया, और आपने उससे कभी कुछ मांगा था उसने दिया नहीं था, तो आया आपसे कहा चलो भैया हमारे साथ यहाँ पे, और ये चीज़ जो तुम कह रहे थे हम तुमको दे देंगे, लेकिन जब चलोगे तब देंगे। अर्थात आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे तब देंगे, हो सकता है वहाँ से आने के बाद वो फिर मना कर दे। यही कहानी इसमें हुई थी। जरा देखिए, तो जब कांग्रेस अपने दृढ़ निश्चय पर उतर आई कि हम लोग पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ नहीं चाहेंगे, और जब हमें ये पूर्ण स्वाधीनता मिलेगी तभी हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, अन्यथा हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। एक गुलाम देश कैसे दूसरे को गुलामी से मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ सकता है, आप ही बताइए, ऐसा गांधी जी का कहना था। ठीक है ना। ये गुलाम देश कैसे दूसरे गुलाम देश को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ सकता है, आप ये बताइए, हमको मुक्त करिए, हम दूसरे को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना था। तो कांग्रेस अपने दृढ़ निश्चय पर अटल हो गई थी। दूसरा, ब्रिटिश जनमत भी था, अर्थात ब्रिटेन में भी वहां की जनता जो थी, बड़े बड़े आदमी जो थे, अपनी सरकार का खुद ही विरोध करने लगे थे कि भैया भारतीयों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, अब उन पर राज करना बंद कर दीजिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इन सब बातों से दबाव में आकर जो विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था, उन्हीं की सरकार थी इस समय, उन्होंने ही क्रिप्स मिशन को बनाया और भारत भेजा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसने कांग्रेस नेताओं से बात करी और अपने बहुत सारे प्रस्ताव दिए, लेकिन बात यह थी सारे प्रस्ताव युद्धोपरांत लागू होने वाले थे। अर्थात आप अभी हमारी मदद करो, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपको ये सब मेवा देंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आपका मित्र कहेगा चलो मेरे साथ, जब वहां से आएंगे तो जो चीज तुम मांग रहे थे तुमको दे देंगे। पता चला वहां से आने के बाद मना कर दिया। अंग्रेज तो ऐसा कई बार कर चुके थे, कहा के मना करना, याद रखिएगा। इसीलिए कांग्रेस दिमागदार आदमी थी, उसने इनकी बात को मना कर दिया, कहा जो देना है अभी दो, बाद का चिंता मत लगाओ, बाद का चक्कर मत पालो कि जब होगा तब देंगे, ना ना ना, अभी दो तब हम युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है ना। इसीलिए क्रिप्स मिशन असफल भी हो गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सारे प्रावधान इसके युद्धोपरांत थे, इसीलिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और अंततः अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन को असफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहली बात क्या कही कि युद्ध के समाप्त होने के बाद
हम एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे जो कि भारत के लिए नए संविधान का निर्माण करेगी, और इस सभा में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। अर्थात जितना भारत ब्रिटिशर्स के अंडर में है और जो देशी रियासतें अर्थात जिनका अपना अलग से अस्तित्व है, उन सब के सब इस संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होंगे। और ये सभा जो संविधान बनाएगी, ये सभा जो संविधान बनाएगी उसे हम लोग निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार करेंगे। अर्थात उसमें भी उन्होंने एक शर्त रख दी, क्रिप्स मिशन ने उसमें भी एक शर्त रख दी कि हम लोग इस शर्त पर इसको स्वीकार करेंगे। पहली शर्त क्या, कि कोई भी ब्रिटिश प्रांत या देशी रियासत अपने मन से ही इस संविधान सभा का सदस्य बनेगा। अगर वो नहीं बनना चाहता है तो नहीं बनेगा, उसे अलग से स्वतंत्र रहने दिया जाएगा, उससे उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा किसने? क्रिप्स मिशन ने। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जब आपका संविधान बन जाएगा तो हम लोग संविधान सभा और सरकार के बीच एक संधि करेंगे जिससे भारतीयों को सत्ता कैसे हस्तांतरित करनी है इस बात पर बातचीत करी जाएगी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इनका एक महत्वपूर्ण निर्णय भी था कि हम लोग भारत को पृथक होने का अधिकार देंगे, राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार देंगे। किससे? राष्ट्रमंडल से। राष्ट्रमंडल किसे कहा जाता है? ऐसे देश जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, उन्हें राष्ट्रमंडल का सदस्य कहा जाता है। तो उनको कहा गया, भैया भारत को कहा गया कि आप राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं, अर्थात मेरा जो उपनिवेश आपसे जुड़ा हुआ है आप चाहें तो उससे अलग हो सकते हैं, याद रखिएगा। और हम आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। जरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किस रिपोर्ट में मांगने की बात करी गई थी, बताइएगा। और इसका विरोध किसने किया था ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसकी कहानी थी, इनकी कहानी थी। चूंकि इनके सारे जो थे नियम कानून थे युद्धोपरांत थे, इसीलिए कांग्रेस ने इसे मना कर दिया। गांधी जी ने इसे डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने? गांधी जी ने। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अर्थात जैसे आपके यहाँ पे एक बैंक है एकदम डूब रही है, बंद होने वाली है, और उसी बैंक का कोई आपको चेक काट के दे दे, कहे भैया 3 महीना बाद इस चेक को भजा लेना। अब पता चला 2 महीना में बैंक कोई बंद हो गई, आप ले घूमते रहिए, चेक को मतलब ही नहीं निकला। तो वही कहानी था कि एक बैंक था जो डूब रहा था, उसने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया हमको कि ले जाओ भैया इसको भजा लेना। ठीक है ना, याद रखिए। वही कहानी इनकी भी थी ना कि इनका हालत खराब थी और ये हमसे बोल रहे हैं कि इतने साल के बाद तुम्हारे साथ ऐसा काम करेंगे हम। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा ये डूबते हुए बैंक का आउटडेटेड चेक या पोस्ट डेटेड चेक है ये। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई क्रिप्स मिशन की कहानी, और इसकी असफलता के कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ये असफल क्यों हुआ, सदस्य कौन थे ये भी मैंने बता दिया, गठन कब हुआ, कब भारत आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, और इन्हीं को अध्यक्ष क्यों बनाया गया था मैंने आपको ये भी बातें बता दी। आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। तो हम लोग चलते हैं अब आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे उग्र रूप धारण कर चुका था, और इसमें जो सरकार ने दमन चक्र चलाया था ना, वो 1857 की क्रांति से कहीं ज्यादा भयानक था। इसकी भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे सरकार के द्वारा चलाई गई गोलियों और मशीन गनों के द्वारा। कैदियों को बहुत कठोर यातनाएं दी गई थी, गांव के गांव को खड़ा करके सामूहिक कोड़े लगवाए गए थे, उनके ऊपर ढेर सारे जुर्माने लगा दिए गए थे। जनता भी कम नहीं थी, उसने लगभग 225 रेलवे स्टेशनों को जला दिया था, याद रखिएगा। 550 पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उन पर हमला कर दिया था, लगभग 3,500 टेलीफोन और तार के साधनों को तोड़ दिया था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जनता भी काफी उग्र रूप धारण कर चुकी थी, फिर भी यह आंदोलन असफल रह गया। बात करेंगे अभी आगे हम। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, इसका प्रस्ताव पारित होता है मुंबई के ग्वालिया टैंक में। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित करा जाता है और 9 अगस्त को इसे शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। तो 8-9 अगस्त इसीलिए मैंने लिखा है
ये प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त को और 9 अगस्त को शुरू करने की बात करी गई। गांधी जी यहाँ भी एक मूर्खता कर गए। गांधी जी यहाँ भी एक मूर्खता कर गए। उन्होंने कहा भैया देखो, शुरू करने से पहले हम एक बार वायसराय से बात करेंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे, फिर शुरू करेंगे। यही इनकी मूर्खता थी, ध्यान दीजिएगा। और एक बात समझ लीजिए, गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए प्रॉपरली तैयारी कराई थी, अर्थात कांग्रेस और गांधी जी ने मिलकर इस आंदोलन के लिए प्रॉपरली तैयारी भी करी थी। सोचिए, जब अप्रैल में क्रिप्स मिशन को असफल घोषित कर दिया गया तो गांधी जी इसके बारे में लग गए कि हमें उस सरकार को यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए जो हमारे हितों का ध्यान नहीं रखती है। याद रखिएगा, जो हमें दबाना चाहती है, मारना काटना चाहती है, इसीलिए हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी आशय से कांग्रेस की एक बैठक होती है वर्धा में। वर्धा एक जगह का नाम है, वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है। आप लोग कमेंट करके खोज के बताइएगा कि वर्धा किस राज्य में है। मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। वर्धा में 14 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम ऐसी सरकार को अपने यहाँ पर नहीं रहने देंगे जो हमारे अनुसार नहीं चल सकती है, हम उस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद तुरंत ही आशा की जा रही थी कि एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने कहा ना भैया, पिछली बार की तरह गलती हम लोग नहीं करेंगे, इस बार पहले तैयारी करेंगे फिर शुरू करेंगे। इस बार पहले तैयारी करेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो 14 जुलाई से ये लोग पूरे आंदोलन की तैयारी करना शुरू कर दिए कि कैसे क्या क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नेता यहाँ पे करेंगे, वो नेता वहां पे करेंगे। मतलब हर जगह की बातें ये लोग तैयार कर लिए कि किसको किसको क्या क्या और कैसे करना है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब बातें इन लोगों ने कर ली थी। अंततः 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब इसमें जानते हैं क्या बात हो गई। जैसे हमारे भारत वाले इस समय ऑस्ट्रेलिया खेलने गए ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उसमें हुआ क्या कि सब पूरे भारत वाले 1 महीना पहले से तैयारी कर रहे थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये किया जाएगा, विराट कोहली की पोजीशन ये रहेगी, ऋषभ पंत की पोजीशन ये रहेगी, शुभमन गिल ऐसा करेंगे, रोहित शर्मा ऐसा करेंगे, जसप्रीत बुमराह ऐसा करेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब पता चला कि जैसे पहले दिन मैच शुरू हुआ, बड़े बड़े 4-5 विकेट गिर गए, फिर भारत की हालत खस्ता फुस। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि नियम क्या बनाया गया कि जो विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा है टॉप ऑर्डर संभालेंगे, और जो हमारे नए खिलाड़ी हैं वो जब ये लोग संभाल लेंगे तो मीडियम में आएंगे, अच्छा खासा रन बना के चले जाएंगे, और बॉलिंग की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह संभाल लेंगे, और उसके बाद जो अन्य बॉलर हैं वो उनका साथ देंगे। अब पता चला कि विराट कोहली रोहित शर्मा पहले निपट लिए सस्ते में। अब भैया नेतृत्व कौन करेगा, मामला ही गड़बड़ा गया, कौन आगे आएगा, सब निपट गए। बॉलिंग में बुमराह बेचारे कुटा गए, बाकी बॉलर की हवा टाइट हो गई। बस वही कहानी इन लोग के साथ हुई, तैयारी करे इतनी बड़ी, निर्णय निकला फुस। ये बात को ध्यान में रखिएगा। हुआ क्या जानते हैं, 8 अगस्त को लोग बड़ी बड़ी बातें करें, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, कल से ये करेंगे। गांधी जी ने कहा देखिए, आज से आप एक निर्णय लीजिए कि भारत को आप लोग पूर्ण स्वतंत्र करा के ही दम लेंगे। हम लोग भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आज मैं एक नारा देता हूं, करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी एक नारा दिया, क्या, करो या मरो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या भैया, जैसे ही गांधी जी ने प्रस्ताव पारित करा, नारा दिया, 8 अगस्त को रात को 12 बजे 8 अगस्त को रात को 12 बजे अंग्रेजी सरकार ने चुपचाप एक ऑपरेशन चला दिया, जिसका नाम रखा, जरा देखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर। ये 8 अगस्त की रात को 12 बजे चलाया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर, क्योंकि रात को 12 बजे 00 बजता है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑपरेशन जीरो आवर इसका नाम दिया गया, और उसके तहत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके धर लिया गया। सोचिए, वही कहानी जो मैंने कहा अभी आपसे, इतना जोश लगाए, सबका पकड़े फुस। तो भैया 1 महीना तैयारी का किए थे तुम लोग, घंटा बजा रहे थे क्या 1 महीने तक। इनको ये नहीं पता था बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो बड़े नेताओं को पहले गायब नहीं हो जाना चाहिए था। आप लोग खड़ा होकर सीना दिखा रहे थे, कहा हे आओ पकड़ लो मुझको, क्या जरूरत थी, बुद्धि नहीं थी आप लोग को, इतने बड़े नेता थे। ये बताइए, सीना चौड़ा करके घूम रहे ये लोग, रतियम पकड़ लिए गए। अब जब रतियम पकड़ लिए गए, जनता हो गई नेतृत्व विहीन। भैया बताइए भैया, जो आपके नए नए खिलाड़ी थे वो तो नेतृत्व विहीन हो गए। नेतृत्व करता रोहित शर्मा विराट कोहली पहले ने टपक लिए। ध्यान दीजिएगा, वही कहानी इसमें हो गई कि बड़े बड़े नेता पहले ने धर लिए गए। याद रखिएगा, पूरा मामला ही गड़बड़ा गया, पूरा आंदोलन डगमगा गया। जनता ने हिंसक रूप ले लिया, जगह जगह पर हिंसा की जाने लगी। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डाक तार, टेलीफोन और अन्य सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ मचाई जाने लगी।
और सरकार ने इसका इतना कठोरतापूर्वक दमन किया जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कहा गया भैया कांग्रेस गैर कानूनी है, क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, इनको रद्द करो, ठीक है ना। जहां देखो इनको पकड़ लो, इन लोग को। लगभग मालूम है 60,000 लोग, सॉरी 60,000 या लगभग 60,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने 60,000 देखा कि 91,000, लगभग इतने लोग गिरफ्तार, तभी मान के चलिए 50,000 प्लस में गिरफ्तारियां हुई थी, इतने ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। और इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, गांधी जी और सरोजिनी नायडू, इनको पकड़कर पूना का एक आगा खां पैलेस था, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। पूना का एक आगा खां पैलेस था, पूना का आगा का पैलेस था, आगा खां पैलेस। यहां पर गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके रखा गया था और बाकी नेताओं को दूसरी जेल में रखा गया था, ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जनता नेतृत्व विहीन हो गई और जनता ने हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया, जिसका सरकार ने कठोरतापूर्वक दमन किया। हिंसा करने वाली अर्थात आंदोलन करने वाली जनता पर मशीन गनों से गोलियां चलवाई गई, इससे अनगिनत संख्या में लोग मारे गए और अंततः फरवरी 1943 तक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया, कठोरतापूर्वक विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था भैया इतना भीषण विद्रोह आज के पहले भारत में कहीं नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि भारत में जन चेतना जागृत हो चुकी है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना यहाँ से बुरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, चर्चा शुरू हो गई कि भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए और अंततः भैया 1947 में हम लोग आजाद हो गए, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सरकार के दमन चक्र की बात देखिए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10,000 लोग मारे गए थे इसमें, पूरे गांव के लोगों को खड़ा करके सामूहिक कोड़े लगाए गए थे, पूरे गांव को खड़ा करके सामूहिक कोड़े लगाए गए थे और जो जनता थी पूरे गांव के ऊपर बहुत ढेर सारा कर लगा दिया गया था कि आप लोगों ने विद्रोह किया, इतना हमारा नुकसान हुआ, आप इतना कर दीजिए। अब जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 220 रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था यही रेलवे स्टेशन है और यहीं से पटरियों पर गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं और यहीं से लोग आ रहे हैं, जो सेना है यहीं से एक जगह दूसरी जगह जा रही है और हमको मार रही है, इसीलिए भैया रेलवे स्टेशन वही जला दो, न रहेगा ना कोई सेना यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। लगभग 550 डाक खानों पर हमले किए गए, पत्र इधर उधर भेजा ही नहीं जा सकता है, टेलीफोन संचार के साधन तोड़ दिए गए, जो तार भेजा जाता था उसके साधन तोड़ दिए गए, जिससे सरकार की कम्युनिटी या संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और सरकार एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट न कर पाए। ऐसा भी किया गया था वो जनता के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने भैया जाहिर सी बात है उनके पास आधुनिक शस्त्र थे, आधुनिक हथियार थे, लेकिन जनता जो थी उनके पास ऐसा कुछ था नहीं। जनता भैया नेतृत्व विहीन थी, उनके पास कोई बढ़िया नेतृत्व भी नहीं था, तो जिसको जहां मन में आया वहां अपना विद्रोह शुरू कर दिया और सरकार आराम से उसको दबाती चली गई। अगर बढ़िया नेतृत्व होता तो ये विद्रोह एक ही साथ बड़े स्तर पर होता और सरकार को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी फंसी हुई थी ना, तो भारत चाहता तो 1942 में आजाद हो सकता था, लेकिन इन नेताओं की दूरदर्शिता की कमी के कारण ही असहयोग आंदोलन की ही तरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ही तरह भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या हो गया भैया, असफल हो गया, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अब देख लिए जाए भैया, ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन मैंने समझा दिया कि 8 से 9 अगस्त की रात को, 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसे नाम दिया गया अगस्त क्रांति भी नाम दिया गया, याद रख लीजिएगा। 9 अगस्त को यह आंदोलन शुरू होने वाला था, लेकिन 8 अगस्त की रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में बंद करके रखा गया, ये बात को ध्यान में रखिएगा, और दूसरे नेताओं को दूसरी जेल में बंद करके रखा गया। जैसे ही इन नेताओं को पकड़ा गया, जनता को नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं बचा और स्थानीय नेता भी पकड़कर जेल में डाल दिए गए, जिससे जनता नेतृत्व विहीन हो गए और जिसको जहां समझ में आया उसने वहीं पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया, जिसका सरकार ने कठोरतापूर्वक दमन किया। अंततः फरवरी 1943 तक विद्रोह को पूर्णतया दबा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन में लगभग सरकार के द्वारा 10,000 लोग मारे गए थे, ठीक है ना, और पूरे गांव पर सामूहिक कोड़े बरसाए गए थे। गांवों पर
बड़े बड़े कर लगा दिए गए थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जनता ने भी लगभग 225 रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया था, 550 डाकखानों पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया था, और बाकी लगभग 3500 स्थानों पर टेलीफोन और संचार के साधनों को तोड़ दिया था। ये सब बातें हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों किया गया? भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, अर्थात ब्रिटिशर्स भारत पर राज तो कर रहे थे, लेकिन भारत की स्थिति को सुधारने का कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे, जिससे भारत की स्थिति जो थी बद से बदतर होती जा रही थी। तो इस कंडीशन ने भारतीयों को अंग्रेजों को यहां से हटाने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि हमें इनके खिलाफ आंदोलन करके इनको यहां से भगाना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति और ज्यादा खराब होती जाएगी। तो भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का एक बड़ा कारण बनी थी। शासन में अविश्वास, जब उधर जापान ने बर्मा पर आधिपत्य जमा लिया तो यहाँ की जो सरकार थी वो उससे निपटने में अक्षम हो गई, कोई अच्छे से ढंग से नियम कानून नहीं बना पा रही थी, जिससे कांग्रेस को लगा, भारतीयों को लगा कि जो ब्रिटिशर्स का शासन है वो हमारे किसी काम का नहीं रह गया है। उनमें शासन के प्रति असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया, जिससे रुष्ट होकर कांग्रेस और भारत की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। अगर आप ये पॉइंट भी पेपर में लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अगला, जापानी आक्रमण का भय। भारत पर जापानी आक्रमण का भय था, इसलिए भारतीयों ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाओ, नहीं तो जापान हमारे ऊपर भी आक्रमण कर देगा। इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देना चाहिए, जिससे जापान को लगे कि भैया हम ब्रिटिश के अंडर में नहीं है, हम अलग देश हैं और हम इसमें कोई भी शामिल नहीं है, विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, इसलिए वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार, अर्थात जब बर्मा पर जापान ने आधिपत्य जमा लिया तो वहां भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाने लगे। जो भारतीय शरणार्थी बर्मा से भाग भाग कर भारत आ रहे थे वो बता रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो इस अत्याचार ने भी भारत को विरोध करने पर मजबूर कर दिया एक वैश्विक स्तर पर, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन पर केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थी कि भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। जब ब्रिटिशर्स ने इतना कठोरतापूर्वक दमन किया ना, तो उनके ऊपर उनके देश से ही दबाव आने लगा कि अब आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दीजिए, अर्थात ब्रिटेन पर ही दबाव पड़ने लगा था। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बर्मा में जो भारतीयों पर अत्याचार था उसने भी भारत को आंदोलन शुरू करने में एक महत्वपूर्ण कारण बनाने में सहायता प्रदान करी। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तात्कालिक कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता, सभी भारतीयों की निगाहें और कांग्रेस सहित पूरे विश्व की निगाहें क्रिप्स मिशन पर टिकी हुई थी कि क्रिप्स मिशन जाके कांग्रेस से कैसी बातचीत करता है। लेकिन जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया और गांधी जी को लगा कि ये सब सुनने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने कहा हमें एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए। अरे जब भैया आपको पहले से मालूम था कि ये सब सुनने वाले नहीं हैं, तो आपको कुत्ता काटा था क्या? जो आप कह रहे थे कि हम एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे, फिर शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाए होते, छुप छुप कर सब लोग शुरू किए होते, तो अंग्रेजी सरकार आपको खोजती रह जाती, ठीक है ना। और हो सकता है हम लोग 1942-43 में ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए होते, क्योंकि अंग्रेजी सरकार द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने में भी तो व्यस्त थी, उसके पास इतनी सेना की पावर भी यहाँ पे नहीं थी, याद रखिएगा। लेकिन इन लोगों की कमी, दूरदर्शिता की कमी, संगठन की कमी ने भारत छोड़ो आंदोलन को भी एक बार फिर असफल कर दिया, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारणों में ये बात आ गई कि भैया उचित नेतृत्व की कमी, ठीक है ना। अर्थात जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो भारत की जनता को कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं बचा, जिससे भारत की जनता नेतृत्व विहीन हो गई और जगह जगह पर इधर उधर छोटे मोटे विद्रोह किए जाने लगे, जिससे सरकार ने आसानी से दमन कर दिया। अगर ये सारे विद्रोह हर जगह पर एक ही साथ शुरू हुए होते तो शायद अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाना मुश्किल होता और उसी समय उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद असफलता में एक और कारण था, जैसे पृथ्वीराज चौहान क्यों मारा गया था? जयचंद की वजह से। तो भारत में जयचंदों की कमी नहीं थी। जो भारत में सरकारी नेता थे, अर्थात जो सरकार का समर्थन करते थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो सरकार के प्रति वफादार बने रहे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया।
ये बात को ध्यान में रखिएगा। वो सरकार की सहायता करते रहे भीतर से बाहर से, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो असहयोग आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण था, अपने जयचंदों से ही भारत हार रहा था, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद शासन की अधिक शक्ति, सीधी सी बात है, उनके पास आधुनिक मशीन गन थे, उनके पास शस्त्र के आधुनिक साधन थे, लेकिन हमारे पास क्या थे? फरसा था, तीर था, धनुष था, छोटकी बंदूक थी। उससे क्या होने वाला? जहां मशीन गन और तोप चल रहा है वहां आप क्या कर लोगे? ठीक है ना। तो शासन की शक्ति भारतीय क्रांतिकारियों की तुलना में कई गुना ज्यादा थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का एक कारण बनी। और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था संगठन की कमी। मतलब ग्रुप बड़ा नहीं बन पाया, छोटे छोटे ग्रुपों में ही आंदोलन होते रहे, बड़े ग्रुप नहीं बन पाए, जिससे भैया आंदोलन पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाया और अंत में असफल हो गया, दबा दिया गया, कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया। तो ये था पूरा का पूरा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी बात को लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये लिखिएगा और भारत छोड़ो आंदोलन का कारण उसके बाद, और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और एक बात मैं और बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रमुख नायक थे वो गांधी जी को माना गया था, लेकिन भैया गांधी जी धर लिए गए 8 अक्टूबर की रात को, अर्थात 8 अगस्त की इस रात को, या आप कहें 9 अगस्त की सुबह को, 9 अगस्त की सुबह को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद जो अरुणा आसफ अली थी, एक महिला थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एक प्रमुख महिला थी, ये बात को याद रखिएगा। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू को तो पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन ये एक महिला थी जो छिप गई थी और छिप कर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, ये बात को याद रखिएगा। इसीलिए इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलते चलते एक छोटे से टॉपिक आजाद हिंद फौज के बारे में भी जान लेते हैं। आजाद हिंद फौज, ठीक है ना। ये जो थी एक सेना थी, आर्मी थी, जिसका गठन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में, ध्यान में रखिएगा। तो सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और भारत को सेना के माध्यम से अंग्रेजों से मुक्त कराने की शपथ ली, कसम खाई। और उन्होंने जापान के साथ मिलकर भारत के एक राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर अधिकार भी कर लिया था। वहां अंग्रेजों को हरा भी दिया था, इनकी सेना ने वहां पर अधिकार कर लिया था। लेकिन तब तक भैया द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय होने लगी और धीरे धीरे आजाद हिंद फौज की भी शक्ति क्या होने लगी? क्षीण होने लगी। आजाद हिंद फौज धीरे धीरे खत्म होने लगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और उसी समय जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी एक वायुयान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई, जिसका सही कारण आज तक पता नहीं लग पाया। ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं वो मरे भी थे कि नहीं, वहां से बचकर भाग गए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 जून 1944 को उन्होंने सिंगापुर रेडियो से एक संबोधन किया और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, जिन्हें हम लोग नेताजी भी कहते हैं। इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे दिए थे, याद रख लीजिएगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। और एक नारा इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा कहना इनका भारतीयों से था कि भैया आप हमें अपना खून दीजिए, हम आपको आजादी दिलवाएंगे, अर्थात आप हमारी सेना में आके शामिल हो जाइए, हम आपको आजादी दिलवाएंगे। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो ये इसकी कहानी थी। टोटली आज की गाथा मैंने आपके सामने रख दी है। तो आशा करता हूं कि आज की गाथा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई हो तो भैया इस क्लास को लाइक करना, एक बढ़िया सा कमेंट करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूं, जिसमें मैं आपको 5 राज्य दे देता हूं। इन 5 राज्यों की आप राजधानियां लिख कर मुझे बताएंगे। इन 5 राज्यों की राजधानियां आप मुझे लिख कर बताएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा हिमाचल प्रदेश की,
किसकी लिखना होगा? हिमाचल प्रदेश की। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा नंबर आपको लिखना होगा उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड का। तीसरा नंबर आपको लिखना होगा पंजाब का। चौथा नंबर आपको लिखना होगा हरियाणा का। हरियाणा के बाद आपको लिखना होगा 5वें नंबर पर राजस्थान का। किसका लिखना होगा भैया? राजस्थान का। ठीक है ना? इन 5 की राजधानी आप लिखकर बताएंगे, बाकी के 5 राज्य हम आपको कल देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ में याद ही करिएगा। आज के लिए बस इतना ही भैया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रयासरत रहिए। धन्यवाद।